अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आइए इस वीडियो के साथ में इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपने नोट किया कि इस चैप्टर का नाम जो था वो असेल्यूलर लाइफ था। असेल्यूलर लाइफ का मतलब है कि ऐसे जानदार जिनके अंदर सेल मौजूद नहीं होता। अ का मतलब है यहाँ पर विदाउट। तो ऐसे जानदार जिनमें सेल मौजूद नहीं है हम उनका डिस्कस करने वाले हैं। नॉन सेल्यूलर जानदार हमारे पास कौन से हैं जिनमें सेल मौजूद नहीं है? अव्वल तो जो नाम आता है वो वायरस का जिक्र होता है। कुछ और भी मालिक्यूल्स हमारे पास होते हैं जैसे कि वायरोइड्स हमारे पास मौजूद होते हैं। और कुछ और भी होते हैं प्रोटीन के बने मालिक्यूल्स जिन्हें पिरायोन्स कहा जाता है। तो अलग अलग मालिक्यूल्स को हम जिक्र करेंगे कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजार रहे होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जिक्र किया जा रहा है कि हमें एवोल्यूशन बताती है कि लाइफ जो ज़मीन पर शुरू हुई वो कुछ छोटे से बुनियादी मालिक्यूल से शुरू हुई जो कि डीएनए और प्रोटीन पर कंसिस्ट करते थे। मतलब कि डीएनए या आरएनए सेंटर में मौजूद था, उसके गिर्द में प्रोटीन मौजूद था। फिर आगे चल करके सेल्यूलर लाइफ डेवलप हो गई। मतलब कि प्रोटीन के साथ में भी एक सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप हो गई सेल मेम्ब्रेन की जैसे। तो इस तरह से सबसे पहले हमारे पास सेल वाली ज़िंदगी जो है वो शुरू हुई है। तो शुरुआती जो जानदार थे जो डीएनए और प्रोटीन पर कंसिस्ट कर रहे थे उनमें सेल मौजूद नहीं थे। उन जानदारों को नॉन सेल्यूलर थिंग्स जो है कहा गया। इसके अंदर एग्जाम्पल फिर वही बात कि वायरसेस भी है, प्रायोन्स भी हैं और वायरॉइड्स भी हैं। अब हम जानदारों को फिर दो ग्रुप्स में रखते हैं। एक वो जानदार जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो उन्हें हम लिविंग एंटिटीज या सिंपली मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। और दूसरे जानदार जो कि कंप्लीट सेल बेस्ड जानदार है। हमारे पास जो 5 किंगडम्स बने हुए हैं उनमें भी जो जानदारों की क्लासिफिकेशन है वो सेल बेस्ड है। हमारे पास वायरसेस को वहां पर भी नहीं रखा गया। वायरसेस के बारे में मजीद बयान किया जा रहा है कि ये बहुत हमारे लिए नुकसान वाले होते हैं। वायरसेस से हमें फ़ायदा नहीं पहुंचता, वायरसेस से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा होता है। इंसानों की सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारी जो है इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे प्लांट्स को भी वायरसेस असर करते, इस तरह से हमारे पास कई सारे फसलें जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक वायरस था जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। दाने निकल आते थे इस वायरस के नतीजे में और ये बहुत ही ज़्यादा डेडली वायरस काउंट होता था। आज के दौर में तो ये बिल्कुल ही दुनिया से ख़त्म हो चुका है, लेकिन किसी ज़माने में अगर ये वायरस होता था तो इसके बचने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते थे। तो ये वायरस भी लाखों लोगों की जान ले चुका है। और इन्फ्लुएंजा वायरस, नज़ले ज़ुकाम का वायरस, ये भी हर साल हमारे पास जो है देखने को मिलता है और इसके भी बहुत सारे वेरिएंट हमारे पास मौजूद हैं। और इसके भी बहुत सारे हमारे पास जो है किस्में बनती रहती है। वायरस के अंदर इवोल्यूशन होती रहती है तो वो बदलते रहते हैं अपने आप को। इस तरह से इन्फ्लुएंजा की आज के दौर में कोई वैक्सीन भी नहीं, क्योंकि इसकी बहुत सारे किस्में, हम किसके खिलाफ वैक्सीन बनाएं और फिर वायरस फिर बदल जाए, वैक्सीन फिर बेअसर हो जाए। इसी तरह से कोरोना वायरस का भी जिक्र है जो कि आपने 2020 के अंदर देखा था कि काफ़ी सारे लोग जो थे उनकी डेथ हो गई थी। और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो थी वो भी हमारे पास देखने को नहीं मिली थी। तो ये 2020-21 इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मसला रहा था। तो वायरसेस हमारे क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचाते, इंसानों के अलावा बाकी हमारे जो जानवर हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते, जिससे हमें जो है आमदनी हासिल हो रही होती है। अब यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि जो वायरसेस की हम बात करते हैं क्या वो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। हमने कहा पहली बात तो इनमें सेल नहीं मौजूद, फिर हम इनको लिविंग क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्या लिविंग का ताल्लुक सेल के साथ में होता है या इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी मौजूद है? तो बयान किया जाता है कि वायरस के अंदर कैरेक्टर्स है जो इसे लिविंग भी बनाते हैं और नॉन लिविंग भी बनाते हैं। पहली बात, इनमें सेल नहीं, सेल के ना होने की वजह से ये एक तरह से नॉन लिविंग हो गए। लेकिन कुछ बातें हैं जो इनको लिविंग बनाती, तो उन सारों को हम लोग डिस्कस करते हैं। वायरस के सबसे पहले लिविंग कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है कि ये वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब वायरस अपने डीएनए को बढ़ाता है। जिस तरह से हमारा सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, हमारे क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, तो इस तरह से वायरस का डीएनए जो है वो भी बढ़ जाता है। बस फ़र्क ये होता है कि वायरस अपने डीएनए को डबल करने के लिए होस्ट के सेल के कंटेंट को इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर हमारे सेल में वायरस चला गया, अब वायरस को अपना डीएनए डबल करना है तो हमारे सेल में जो प्रोटीन्स मौजूद हैं, एंजाइम्स मौजूद हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके ये अपने डीएनए को डबल करेगा। पहली बात तो ये होगी कि वायरस रेप्लिकेट कर पा रहा है। दूसरी बात, वायरस के पास खुद का डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर मौजूद होता है और उसके अंदर म्यूटेशन भी होते रहते हैं, उसके अंदर चेंजेस भी होते रहते हैं। वायरस का जो डीएनए है वो उसके काम को भी बताएगा कि उसने कौन से काम करने हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाने हैं। तो ये सारा उसका डीएनए जो है या आरएनए जो है वो डिसाइड करता है, जिन्हों हम कहते हैं कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल।
तो जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या आरएनए होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से वायरसेस हैं जिनके पास आरएनए होता है, कौन से के पास डीएनए होता है। तो ये सारा डिस्कस करेंगे हम लोग। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास कुछ प्रोटीन्स खुद के भी मौजूद होते हैं जो उनके एंजाइम के तौर पर काम करते हैं होस्ट सेल के अंदर। मज़े लिखा हुआ है जैसे कि हमने कहा कि वायरस होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। होस्ट हम उस जानदार को कह रहे हैं जिसमें वायरस दाखिल हो रहा है। तो वायरस उसके जेनेटिकली यानी कि उसके डीएनए का भी हिस्सा बन जाता है। हमारे सेल्स के अंदर कुछ वायरस चले जाते हैं, फिर वो हमारे डीएनए के साथ में डिवाइड होते रहते हैं। तो वो डीएनए के साथ में भी हिस्सा बन जाता है या फिजियोलॉजिकली हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी वो नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो वायरसेस इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर जाने वाले पैरासाइट है। पैरासाइट हम उन जानवरों को कहते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, फायदे की उम्मीद इनमें से नहीं होती। और ये ऑब्लिगेट है, मतलब कि ये हमारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मज़े लिखा हुआ है कि हमारे सेल्स को कुछ चीज़ें नुकसान पहुंचाती है जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो वायरसेस को भी ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इनके डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। असल में होता ये है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं वो डीएनए में मौजूद जो बॉन्ड्स होती हैं उन्हें तोड़ने का काम करती है और इसी तरह से म्यूटेशन वगैरह लाने का काम करती है। तो हमारे सेल में भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नुकसान पहुंचा रही है, तो वायरसेस को भी इसी तरह से डीएनए की वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो नुकसान पहुंचा रही हैं। अब बात करते हैं वायरस में पाए जाने वाले नॉन लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में। पहली बार यहाँ पर लिखी हुई कि ये नॉन सेलुलर है, तो ये काफ़ी टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। कोई अनडेफिनेट पीरियड है, मतलब कि इन्हें पता भी नहीं है कि कितने टाइम के लिए ये इनएक्टिव हो जाएंगे और अपने आप को फिर रेप्लिकेट भी नहीं कर रहे होंगे। ये तब होता है जब इनके पास कोई सेल मौजूद नहीं होता, ये इन्वायरमेंट में पड़े होते हैं, तो ये इनएक्टिव होते हैं। जब इनको सेल मिलेगा तब जाकर के ये दोबारा से अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं। ना इनके पास सेल है और ना ही कोई सेल से जुड़े हुए कोई ऑर्गेनेल इनके पास मौजूद है। ये अपने अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाते और एनर्जी वगैरह भी ये जनरेट नहीं कर पाते। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे अंदर रिएक्शंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, टूटते हैं, फिर एनर्जी होती है। तो इनके अंदर इस तरह से ये चीज़ें नहीं हो रही। मज़े लिखा हुआ है कि इनके अंदर जानदारों वाली अहम प्रॉपर्टीज़ रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, मूवमेंट, ये चीज़ें भी नहीं हो रही। उसके अलावा अगर इनके पास सेल नहीं होगा तो आउटसाइड द सेल ये नॉन लिविंग, नॉन रिएक्टिव रहेंगे। मज़े लिखा हुआ है कि इनको क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है और स्टोर भी किया जा सकता है। क्रिस्टलाइज का मतलब ये है कि वायरस के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मिसाल उनका प्रोटीन है और उनका जो डीएनए है, उन्हें बाहर निकाला भी जा सकता है और फिर उसे स्टोर भी किया जा सकता है। उसके ऊपर रिसर्चेस भी करके उसका सारा स्ट्रक्चर जो है वो मालूम किया जा सकता है। तो इस तरह से वायरस जो है एक नॉन लिविंग फॉर्म के अंदर हमारे पास मौजूद रह सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आज के बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम वायरस की पूरी डिस्कवरी और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।